देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, देखो इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंटिंग में हमें क्या क्या सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बात नहीं कर रहे कि अगर कोई प्रोप्राइटर अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाता है तो उसको कैसे क्या रिकवरी करना है। यहाँ पर हम लोग बिजनेस का इंश्योरेंस क्लेम का बात करेंगे। बिजनेसमैन भी अपने स्टॉक को बचाने के लिए, मतलब हो सकता है जैसे कुछ एक्सीडेंटली उनका स्टॉक लॉस हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंटली उनका स्टॉक लॉस हो जाए, मेनली यहाँ पर ड्यू टू फायर का ही सारे केसेस रहेंगे, ठीक है। अगर आग वाग लग के इनका स्टॉक लॉस हो जाए तो अगर वो इंश्योरेंस करवा रखे तो वो अपना लॉस को जो है मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो अपने स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे हम लोग अपने लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस करवाते हैं वैसे ही स्टॉक के ऊपर भी बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है। तो स्टॉक के ऊपर अगर बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवाता है तो वो अगर इंसिडेंट ऑकर्ड होता है, देखो इंश्योरेंस क्लेम तभी मिलेगा, मान लो किसी ने अपने स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवा रखा है इस वजह से कि अगर कभी आग लग के स्टॉक खराब हो जाए तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, और क्लेम कितने अमाउंट का मिलेगा वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब ये जब होता है तो मेनली जो इंश्योरेंस जिन्होंने लिया है उनको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मेरे यहाँ पर ऐसे जो है आग लगा है, ये सब इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी आके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, फिर उन्हें सही जैसा लगता है उस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट में है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड एज पर द सिचुएशन वो जो है क्लेम प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो इंश्योरर है उनको, मतलब इन जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम कैसे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो हमें यहाँ पर किसका कैलकुलेशन करना है, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं। जो अफेक्टेड पर्सन है, मतलब जिनके गोडाउन में आग लगेगा, जिनका स्टॉक लॉस होगा, उनको कितना क्लेम मिलेगा वो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा, उसका अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है नोट्स वो एक बार नोट डाउन करवा देते हैं, ये लिख लो। इन दिस चैप्टर we will understand and practice calculation of claims due to fire or loss of stock by fire. Next, good morning Shubhaji. Good morning, ma'am. Calculation of claims due to fire in profit or loss of in profit or loss of profit पॉलिसी। एक्चुअली हम लोग दो पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। पहला हम लोग को ये पढ़ना पड़ता है कि अगर जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है उन्होंने अपने स्टॉक के अगेंस्ट में इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम कैसे मिलेगा, ड्यू टू फायर, अगर आग लग जाता है और उसकी वजह से हमारा स्टॉक लॉस होता है। एक होता है कि हम लोग अपने प्रॉफिट पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि अगर मेरा स्टॉक लॉस हो जाता है तो मेरा इतना प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है, तब उसे बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो दो तरह का पॉलिसी होता है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज तो हम लोग यही वाला स्टार्ट करेंगे, तो मैंने दोनों पॉइंट को यहाँ पर लिखवा दिया, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर।
whenever fire occurred and stock is lost, along with store ledgers, then such lost stock is calculated as follows. क्या बोला है देखो, वेन एवर फायर ऑकर्ड, कभी भी अगर आग लग जाता है स्टॉक लॉस हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, अलोंग विथ स्टोर लेजर, मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आग लगेगा तो आग जो है वो चुन चुन के सिर्फ स्टॉक को ही बर्बाद करेगा, ऐसा नहीं होता है। आग लगने का मतलब है पूरे गोडाउन में, पूरे बिल्डिंग में आग लग सकता है, उसके वजह से हमें स्टोर लेजर भी इफेक्टेड हो सकता है, मतलब रेलिवेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो लैपटॉप में हो चाहे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, तो हमारा जो रेलिवेंट स्टोर लेजर वगैरह, बेसिकली यहाँ पर गोडाउन का बात हो रहा है। स्टोर लेजर का मतलब है एक्चुअली जो स्टोर यानी गोडाउन होता है वहां पर जो लेजर मेंटेन होता है फॉर द स्टॉक, ठीक है, कि कितना स्टॉक इन हुआ कितना स्टॉक आउट हुआ। तो बोल रहा है कि आग लगने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली स्टॉक डैमेज होगा, स्टोर लेजर्स वगैरह जो हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है वो भी आग के चपेट में आके खराब हो सकता है, मतलब लॉस हो सकता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, मतलब अगर स्टोर लेजर भी बर्बाद हो जाता है तो कैसे पता करेंगे कि कितना स्टॉक था, क्योंकि वहां पर तो डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा ना। देन सच लॉस स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज फॉर, फिर उसके बाद हमें कैसे कैलकुलेट करना है वही हम लोग पढ़ेंगे। फॉर फिटिंग क्लेम्स विथ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, बोल रहा है फॉर फिटिंग क्लेम्स विद इंश्योरेंस कंपनी, किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमें क्लेम मिल सकता है उसके बारे में ही हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का कैलकुलेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कैसे होगा उसके लिए स्टेप 1 लिखो। आवाज आ रहा है तो मेरा, या फिर कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ मैम। यस अच्छा मैम। अच्छा, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये स्टेप्स हम लोग समझ लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो पहला स्टेप ये बताया जा रहा है कि हमें अर्लियर ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हम लोग को पता है जीपी रेशियो जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से हमें मिल सकता है, तो हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो तभी बना पाएंगे ना अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा, ठीक है, तभी ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बना पाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग फॉर current year up to date of fire in such trading account।
GP should be in such trading account, GP should be calculated based on percentage of sales. Balance figure is called stock on the date of fire. तो देखो क्या लिखा है मैंने सेकेंड वाले पॉइंट पे, प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर अप टू डेट ऑफ फायर। ठीक है, हमें तो प्रीवियस ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही है। जैसे कि मान लो ये ईयर चल रहा है 21/4/2022 से लेके 31 मार्च 2023। ठीक है, मान लो ये जो इस साल था, ठीक है, ये मान लो प्रीवियस ईयर हो गया, क्योंकि देखो 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 चला गया, अभी अप्रैल चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मान लो फायर ऑकर्ड हुआ है 22 मतलब आज। ठीक है, ये क्या है, ये अप्रैल है। ठीक है, ये ईयर कब स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ। पहले तो हमें इस पीरियड का जीपी निकालना है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर। अर्लियर ईयर मतलब जिस ईयर में फायर ऑकर हुआ है उसके बिफोर, अर्लियर ईयर का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना के, तो यहाँ इस पीरियड का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना जीपी। फिर बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ अप टू डेट ऑफ फायर। तो ऑब्वियस सा बात है, करेंट ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर आज गोडाउन में आग लग जाए तो अभी तक का हमें हमें अगर इंश्योरेंस क्लेम चाहिए तो ये बताना पड़ेगा ना कि आज आग लगा तो कितना स्टॉक था, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी। तो हमें यहाँ तक का फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और इस बार हमें बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस ट्रेडिंग से हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा अगर कुछ है तो। ठीक है, बच्चे कुछ स्टोर लेजर से परचेस वगैरह कुछ ना कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, बच्चे कुछ स्टोर लेजर से सेल का डिटेल भी मिल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर कुछ ना होता एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के तरह है, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। वो क्वेश्चन हमें बता देता है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या मानना है, क्योंकि अभी जब तक ईयर खत्म नहीं होगा कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो वही यहाँ पर जो जीपी है ये भी हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग निकालेंगे कि आज के डेट का हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मतलब जिस दिन फायर ऑकर्ड हुआ उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक क्या है। और इसको ढूंढने का रेलिवेंसी क्या है, इसीलिए ढूंढना पड़ेगा ना कि ताकि इंश्योरेंस कंपनी को लोग बता सके। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स, बैलेंस फिगर इज कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, बैलेंस जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मतलब आज के डेट पे इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर स्टेप थ्री में कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है, ब्रैकेट में नॉर्मल। अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है वो क्वेश्चन आगे करते हुए हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल लिखो फिलहाल ऐसे, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल। टोटल स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ऐड करना पड़ेगा फायर फाइटिंग एक्सपेंस, लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर,
स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब होता है कि हमारे पास हो सकता है कि दो तरह का स्टॉक था, मतलब एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। एबनॉर्मल स्टॉक मतलब डिफेक्टिव आइटम वाला स्टॉक, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम वाला स्टॉक कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तब वहां पर बताया जाएगा। अगर इनके पास कोई डिफेक्टिव आइटम था तो बताया जाएगा कि हाँ ये डिफेक्टिव आइटम था। अब क्यों इसे अलग से बताना पड़ता है, बिकॉज डिफेक्टिव आइटम का सेल करके जो जीपी आएगा और जो नॉर्मल आइटम है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हमारे पास कोई डिफेक्टिव आइटम है और जितने भी नॉन डिफेक्टिव आइटम है उसमें हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक तो टोटल जरूर निकालेंगे, लेकिन दोनों का ऐड करके, लेकिन दोनों अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। तो हमें मिल जाएगा टोटल स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगा, ठीक है। ऐड होगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जिनके गोडाउन में आग लगा है वो बैठे तो नहीं रहेंगे, वो आग बुझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये खर्चा जो है बेसिकली ये तो इंश्योरेंस कंपनी को करना चाहिए, क्योंकि क्लेम अब ऐसा थोड़ी ना होता है एक जगह आग लगने से दूसरे जगह पे भी तो वो फैल सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि फायर फाइटिंग हमें आग को बुझाने का कोशिश ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ओनर है वो तो करेगा ही, तो वो जो खर्चा है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का वो भी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो इंश्योरेंस मतलब ऐसा कैलकुलेशन हो जाएगा, सपोज कि मेरा गोडाउन में 20,000 का स्टॉक था जब आग लगा, ठीक है। मैंने 500 रुपए का फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस किया, और सैल्वेज का मतलब क्योंकि आग बुझाने का कोशिश किया, जो स्टॉक बच गया, ठीक है। अब मान लो 1,000 रुपए का स्टॉक बच गया तो लॉस कितना हुआ, जिस दिन आग लगा उस दिन 10,000 का स्टॉक था, ठीक है। हम लोगों ने 500 रुपए का और भी खर्चा किया ओनर ने आग बुझाने के लिए, तो उनका खर्चा हो गया 10,500 का, ठीक है। उसमें से आग आग बचाने का मतलब बचाने का जब कोशिश किया तो 1,000 रुपए का स्टॉक बचा भी लिया, तो 9,500 का एक्चुअली लॉस हुआ। अब इस पे इंश्योरेंस कंपनी अपना क्लेम प्रोवाइड करने का सोचेगी, ठीक है। अब उस पे भी जो है रूल्स आएगा कि किस तरह से क्लेम प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट लिखते हैं स्टेप 4, अप्लाई एवरेज क्लॉज फॉर क्लेम्स। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है एवरेज क्लॉज अप्लाई करती है क्लेम के लिए, ठीक है। मतलब क्लेम प्रोवाइड करने के लिए जो क्लॉज यानी कि जो रूल्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज, ठीक है। अब इसमें क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला देखो, क्लेम इक्वल टू हो जाएगा टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। मतलब ये जो मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। टोटल लॉस कितना हुआ था, टोटल लॉस मेरा आया था शायद 9,500, मैंने ये 10,000 माना था, ये 500 माना था और ये 1,000 माना था, ठीक है। तो 9,500, तो टोटल लॉस इतना हुआ है आउट ऑफ कितने स्टॉक में, 10,000 रुपीज के स्टॉक में, ठीक है। मेरे पास 10,000 रुपीज का स्टॉक था, उसमें से मेरा 9,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनेट हो गया, इनटू कर दिया जाएगा पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। इनटू कर दिया जाएगा पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट का मतलब है कि जितना जितने अमाउंट का इन्होंने पॉलिसी लिया था, ठीक है। अलग अलग पॉलिसी अमाउंट हो सकता है, तो बेसिकली देखो ये प्रोपोर्शनेटली हो गया, ठीक है। ये पॉलिसी अमाउंट जितना होगा उस पे इतना प्रोपोर्शनेट, मतलब हम लोग के हिसाब से आंसर आया 9,500 डिवाइडेड बाई 10,000। इसको अगर रेशियो में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, इसको रेशियो में ट्रांसफर करने से कितना होगा, ये देखो 9,500 डिवाइडेड बाई 10,000। इसको अगर हम लोग ये 9.5 है इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 9.5 इंटू 100 950 आ रहा है, 9,500 डिवाइडेड बाई 10,000। हाँ ये होना चाहिए, ये देखो 0.95 ये रेशियो में, ठीक है। अब इसको इंटू अगर 100 कर देते हैं तो ये कितना आया 95%। तो ये 95% हो गया, बेसिकली 95% स्टॉक लॉस हुआ है, ठीक है। 95% स्टॉक लॉस हुआ है। अब पॉलिसी जितने का किया हुआ था, मान लो पॉलिसी किया हुआ था 1 लाख का, तो 1 लाख का प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा, क्योंकि आप जो हो, आप जो इंश्योर्ड हो खुद कितने 95% इंश्योर्ड हो, मतलब 95% का क्लेम आपको मिलना चाहिए जितना पॉलिसी बना हुआ है। तो 1 लाख का अगर पॉलिसी है तो 1 लाख पे 95% मिलेगा। तो ये इस कंसेप्ट में ये क्लॉज को बनाया गया, और इस क्लॉज के हिसाब से ये फॉर्मूला ये बन रहा है, और इसको बोला जाता है एवरेज क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं।
if gross profit ratio of last year is given in question. ये देखो, मतलब ये वाला बोल रहे, कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ, तो फिर स्टेप 1 करने का जरूरत नहीं होगा, वही चीज लिखवा रहे हैं. If gross profit ratio of last year is given in question, step 1 is not required. तो स्टेप 1 हमें करने का कोई भी जरूरत नहीं होगा. फिर पॉइंट नंबर 2, if loss by fire is in first year, then GP ratio has to be estimated by management. अब ये क्या है, बिजनेस स्टार्ट ही किया था, पहला ही साल था, इसके पहले बिजनेस नहीं था इनका. मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी फिलहाल में ही बिजनेस स्टार्ट किया, यानी फर्स्ट ईयर ही हुआ और आग लग गया. अब जीपी रेशियो कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनका प्रीवियस ईयर का तो ट्रेडिंग बनेगा ही नहीं. क्यों नहीं बनेगा, बिजनेस ही नहीं था, इसी साल स्टार्ट किया, इसी साल आग लग गया. तो फिर अगर प्रीवियस ईयर का हमारे पास जीपी रेशियो नहीं है, इन दैट केस हम लोग स्टेप 2 में क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकाले, क्योंकि स्टेप 2 में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो अप टू डेट ऑफ फायर तक बनेगा, ठीक है. तो उस टाइम पे हमें मिलेगा अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना था जब स्टॉक गोडाउन में आग लगा, ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो नहीं है, जैसे कि स्टेप 2 पढ़ के देख सकते हो, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है करेंट ईयर का डेट ऑफ फायर तक. इन सच ट्रेडिंग अकाउंट जीपी शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स, और ये जीपी कौन सा वाला होगा, ये वाला होना चाहिए, ठीक है. प्रीवियस ईयर वाला नॉर्मली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे प्रीवियस ईयर में बिजनेस था नहीं, तो बोल रहा है जीपी कैसे पता चलेगा, बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, मैनेजमेंट को पूछा जाएगा कि आप बिजनेस मैनेज कर रहे थे तो आप बताओ क्या प्रॉफिट हो सकता था, हम लोग वही मान लेंगे, ठीक है. तो वही बोला जा रहा है कि इफ लॉस बाय फायर इज इन द फर्स्ट ईयर, देन जीपी रेशियो हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय मैनेजमेंट. ट्रेडिंग अकाउंट आर टू बी next point, trading account are to be prepared exclusive of abnormal PSL, that is poor selling line item, ठीक है. तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में हमारे पास कोई एबनॉर्मल स्टॉक या फिर पीएसएल जिसे बोलते हैं, एबनॉर्मल स्टॉक या फिर पीएसएल भी बोला जाता है इसे, पीएसएल यानी कि पोर सेलिंग लाइन आइटम, मतलब जो आइटम जो है अपने सेलिंग प्राइस में नहीं बिकेगा क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्टिव बात है, तो ये हम लोग एक्सक्लूड करके ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बाद में इंक्लूड कर लेंगे. कभी कभी देखोगे तुम लोग का जो अपना अपना मैट में देख सकते हो कि इंक्लूड करके बनाया है, वैसे भी बनता है. टेक्निक है अपना अपना, कौन किस तरह से मतलब जो है प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है. तो हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग एबनॉर्मल आइटम को एक्सक्लूड करके बनाएंगे और एकदम एंड में जाके उसे इंक्लूड करेंगे, इससे गलत होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है. तो इसीलिए हम इस तरह से करवाएंगे. फिर नेक्स्ट लिखो, whenever possible stock will be shown at cost price only to calculate correct
जीपी रेशियो एंड क्लेम ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो जब भी पॉसिबल होगा स्टॉक विल बी सोन एट कॉस्ट प्राइस, स्टॉक को हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस में दिखाना है, ठीक है। जैसे कि लोअर फ्रॉम कॉस्ट वैल्यू या हायर फ्रॉम कॉस्ट वैल्यू, इस तरह से नहीं करना है। इंश्योरेंस क्लेम के केस में स्टॉक का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा हमें कोशिश करना है कि हमें उसी पे दिखाना है, ओनली टू कैलकुलेट करेक्ट जीपी रेशियो, ताकि हम लोगों के पास सही जीपी रेशियो कैलकुलेट होके आ जाए और क्लेम ऑफ स्टॉक भी जो है वो सही कैलकुलेट हो, ठीक है। अब ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन में देखोगे कभी कभी दिखाया जाएगा कि जो मतलब बिजनेसमैन है वो उनका एक प्रैक्टिस है कि वो अपने स्टॉक को 110% में दिखाता है या 90% में दिखा रहे हैं, तो इन दैट केस हमें 110 भी नहीं दिखाना है, 90 भी नहीं, हमें 100% ही दिखाना है, ठीक है। ये इंश्योरेंस क्लेम के लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 5th नंबर, whenever inflation effects are given, then such inflation should be cancelled before calculation of stock loss। स्टॉक जो लॉस हुआ है उसके कैलकुलेशन के पहले अगर क्वेश्चन में हमें किसी तरह का इन्फ्लेशन का पॉइंट गिवन होगा ना, कि इन्फ्लेशन की वजह से इतना महंगाई, मतलब इतना परसेंटेज प्राइस रेज, और या फिर जो भी हो, तो व्हेनेवर इन्फ्लेशन इफेक्ट्स आर गिवन इन सच, देन सच इन्फ्लेशन शुड बी कैंसिल, तब हमें वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है कैंसिल करना है। वो हम बताएंगे क्वेश्चन में जब पॉइंट आएगा कि कैसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट इन स्टेप 1 और 2। स्टेप 1 में हम लोग अर्लियर ईयर का और स्टेप 2 में हम लोग करेंट ईयर का बनाते हैं। शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा एरर फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कभी कभी हम लोग ये गलती करते हैं ना, मशीन खरीद लिया परचेज में दिखा दिया, ठीक है, वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिया था उसको हम लोगों ने नॉर्मल वेजेस में दिखा दिया, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें एरर फ्री करके ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेल्स here means where goods have been delivered, ठीक है। यहाँ पर सेल उसी को कंसीडर किया जाएगा जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाएगा। इसका रीजन देखो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखो अगर कोई कस्टमर स्टॉक खरीद लिया है फिर बोल रहा है हम 2 दिन बाद लेके जाएंगे, तो हम लोग उसको सेल मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गोडाउन में आग लग जाता है इन द मीन टाइम, ठीक है, हाँ देखो, इन द मीन टाइम अगर गोडाउन में आग लग जाता है, मान लो ये कस्टमर जो है उसने कुछ स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, ये कस्टमर है, इसने स्टॉक खरीद लिया और बोला कि हम 2 दिन बाद लेके जाएंगे, अभी नहीं लेके जा सकते, और इसी बीच में इस गोडाउन में अगर आग लग गया है तो ये स्टॉक भी जलेगा, बाकी स्टॉक के साथ साथ ये सोल्ड हुआ स्टॉक भी जल जाएगा, तो इसके ऊपर भी तो क्लेम मिलना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी तो क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो बोलेगा भाई मैंने तो खरीदा था, मैंने तो आपके पास रखा था 2 दिन के लिए, अब आपके गोडाउन में आग लग गया, हम क्यों इसका लॉस बेयर करें। तो इसीलिए बोल रहा है सेल्स यहाँ पर क्या मानेगा इंश्योरेंस कंपनी, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, अगर मतलब डिलीवर्ड नहीं है, ठीक है, गुड्स अगर डिलीवर्ड नहीं है और गोडाउन में ही पड़ा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी से सेल नहीं मानेगा। लेकिन नॉर्मली अकाउंट्स में तो हम लोग ऐसा नहीं करते ना, सेल हो गया मतलब हो गया, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली सोच के देखना चाहिए हमें, अगर कस्टमर का स्टॉक डिलीवर्ड नहीं हुआ था और इन द मीन टाइम गोडाउन में आग लग गया तो वो स्टॉक भी जला होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है ठीक है आपका वही सारा चीज हम लोग सेल मानेंगे जो गुड्स डिलीवर्ड हुआ है, जो गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ है उसे हम लोग सेल नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। अच्छा, अब परचेज के केस में लिखेंगे एंड परचेज मीन्स
where goods have been received। ठीक है, तो और एक चीज भी फिर इनको मानना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम मान लेते हैं कि आपके गोडाउन में जितना भी स्टॉक है अगर वो सेल भी हो गया है, हम अगर डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो सेल नहीं मानेंगे, ठीक है, ताकि आपको उस पर भी क्लेम मिले, क्योंकि अगर वो स्टॉक भी प्रेजेंट था तो वो भी जल सकता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा, परचेज का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा मतलब जो है एंट्री इनवॉइस रेज हो गया तो वो परचेज है, ऐसा नहीं चलेगा। परचेज तभी माना जाएगा इस केस में अगर गुड्स रिसीव्ड हुआ है तो, ठीक है, मान लो पेमेंट हो गया, इनवॉइस रेज हो गया, तो परचेज इंश्योरेंस कंपनी नहीं मानेगी जब तक वो डिलीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि गुड्स अगर यहाँ पर कंपनी के पास या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसीव नहीं हुआ है तो जिस दिन गोडाउन में आग लगेगा उस दिन वो स्टॉक जलने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी जब आपका वो स्टॉक गोडाउन में है ही नहीं तो वो जल भी नहीं सकता, अगर वो जलेगा नहीं तो हम उस पर क्लेम क्यों दें। तो इसका मतलब यहाँ पर परचेज का मतलब ये नहीं है कि पेमेंट कर दिया, कैश परचेज कर लिया, स्टॉक तो मेरा जो है क्रेडिटर के पास ही पड़ा हुआ है, सप्लायर के पास, मैंने लाया भी नहीं तो हम उसे परचेज बोल के रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम अपना खर्चा खाली खाली ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरा जो है प्रॉफिट बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी प्रॉफिट घट जाए। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है जैसे हम आपको सेल का बेनिफिट देंगे कि आप अगर सेल करते भी हो लेकिन आप अगर डिलीवर नहीं करते हो गुड्स को तो हम लोग सेल नहीं मानेंगे, उसी तरह से आप अगर परचेस करके अपने स्टॉक को गोडाउन तक नहीं लाते हो तो हम लोग उसे परचेस नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, क्लेम्स आर कैलकुलेटेड at cost price and settled also at cost price। market price is not relevant for calculation of claim। बोल रहा है कि क्लेम जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लो एक 100 रुपए का स्टॉक जल गया है जिसे हम लोग बेच सकते थे 150 रुपए में, तो इंश्योरेंस कंपनी इसी पे क्लेम देगी, इस पे क्लेम नहीं देगी। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, इस पे प्रॉफिट लगा हुआ है, तो आपका नुकसान कितना हुआ है 100 रुपए का, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे लॉस ऑफ स्टॉक, तो 100 रुपए का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेटल ऑल्सो एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस इज नॉट रेलिवेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लॉस देखेंगे तो लॉस उतना ही है जितने का हम लोगों ने खरीदा था और बेच नहीं पाया क्योंकि आग लग गया, ठीक है, तो वो हम लोग का लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ salvage has been delivered to insurance company then such salvage will be considered as स्टॉक लॉस्ट। बोल रहा है कि इफ सैल्वेज हैज बीन डिलीवर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर जो बच गया, आग लग गया था, कोशिश करके जितना स्टॉक हम लोगों ने बचा लिया, तो बोल रहे हैं इफ सैल्वेज हैज बीन डिलीवर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी को सैल्वेज भी हम लोग डिलीवर कर देते हैं देन सच सैल्वेज विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉक लॉस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, ये पॉइंट देखो कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बोल रहा है कि जब सैल्वेज, मैंने यहाँ पर कितना दिखाया था, मैंने यहाँ पर दिखाया था 10,000, ठीक है, फिर यहाँ पर दिखाया 500, फिर यहाँ पर दिखाया 1000, तो मैंने यहाँ 9,500 लॉस दिखाया। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना बचा हुआ स्टॉक सैल्वेज जो बचा लिया, हम लोग बोल रहे हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे, ठीक है, हैंड ओवर कर दे रहे हैं, तो फिर हमारा टोटल लॉस कितना हो जाएगा, फिर ये 1000 भी तो हमारे पास नहीं रहा ना,
तो फिर हम लोग का टोटल लॉस में ये 1000 एडेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि सैलवेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर किया जा रहा है, तो टोटल लॉस में सैलवेज को हमें ऐड कर देना है। मतलब बेसिकली हम लोग का लॉस क्या हो गया फिर, 10,000 का स्टॉक और 500 का फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, यानी 10,500। फिर 9,500 रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है अगर हम लोग वो इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर करें। अब ये क्यों करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मान लो पहले से ही बताया गया था कि कभी भी अगर आग लगेगा गोडाउन में, तो जितना भी स्टॉक है, जो बचे जो जले जो भी हो, वो हमारा हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट बनते हैं। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है, इन दैट केस जो है स्टॉक जो लॉस हुआ है, सैलवेज जो है वो भी स्टॉक लॉस में कंसिडर कर लिया जाएगा। अच्छा, ये कितना नंबर पॉइंट था, 8। अब 9th नंबर, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब जो रूल्स है जिसके हिसाब से क्लेम कैलकुलेट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज शुड नॉट increase amount of claim in all situation total loss will be the maximum claim amount। बोल रहा है कि एवरेज क्लॉज शुड नॉट इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्लेम। एवरेज क्लॉज जो है वो क्लेम के अमाउंट को बढ़ा नहीं सकता है। मतलब कैसे हुआ देखो, ऐसे हो सकता है कि सपोज टोटल स्टॉक था हम लोग का, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कैलकुलेशन वैसा अमाउंट लेना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने एवरेज क्लॉज अप्लाई किया, हम लोग का टोटल लॉस हुआ था, यहाँ पर मान लो कैलकुलेट करके ये अमाउंट आ रहा है हम लोग का 5,000 फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग का लॉस हुआ है 4,000, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एवरेज क्लॉज जो है वो कभी भी अमाउंट ऑफ क्लेम को इंक्रीज नहीं कर सकता है। अगर मेरा लॉस 4,000 हुआ है तो मुझे 4,000 ही मिलेगा। एवरेज क्लॉज अप्लाई करके प्रोपोर्शनेटली भले ही 5,000 आ जाए, लेकिन मेरा अगर लॉस जो है वो 4,000 हुआ है तो मुझे लोअर वैल्यू ही मिलेगा, यानी 4,000 ही मिलेगा, ये बता रहा है। टोटल लॉस विल बी द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट। टोटल लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्लेम अमाउंट यही वाला हो सकता है जो टोटल लॉस है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कभी कभी तुम लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देखोगे जहां पर एवरेज क्लॉज कैलकुलेट करने पे जो क्लेम अमाउंट आ रहा है और जो ओरिजिनल लॉस हुआ है वो कम है, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम क्लेम क्या हो सकता है, जो लॉस अमाउंट है वही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जो भी पॉइंट लिखवाना था वो तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, from the following information ascertain the value of stock as on 31st March 2002। 31st March 2002 का हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टॉक एज ऑन 1/4/2001 28,500। 1/4/2001 मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया है ना। ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेज इतना किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000 बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो ये तो सब पीएल का पार्ट है। फिर सेल बोल रहा है 2,49,000। अच्छा, फिर बोल रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2001 ए सम ऑफ 3,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम which was originally purchased for 10,000 and was sold during the year for 9,000, bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year 20% on sale। अब ये देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जब स्टॉक वैल्यू किया गया कब, 31st March 2001, बोल रहा है 3,500 टोटल में, सम मतलब टोटल में, वॉज रिटर्न ऑफ मतलब वैल्यू डाउन किया गया कोई एक पर्टिकुलर आइटम पे, तो उसका वैल्यू क्यों डाउन किया गया, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000। ये एक्चुअली खरीदा गया था 10,000 में, लेकिन इसका वैल्यू को कम कर दिया गया है कितने से, 3,500 से। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये
जो है ये पोर सेलिंग लाइन आइटम है या फिर डिफेक्टिव आइटम है या फिर एबनॉर्मल आइटम, जो भी बोलो, मतलब ये अपने जो स्टॉक कॉस्ट वैल्यू है उससे भी कम कर दिया गया है, नहीं तो ये बिकेगा नहीं। जैसे कुछ डिफेक्टिव आइटम रहता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई कम से कम इस पे प्रॉफिट लगा के तो बेच नहीं सकते, कम से कम कॉस्ट ही निकल जाए। अच्छा, कॉस्ट नहीं, पूरा नहीं निकलता है, जितना निकल जाए उतना हमारे लिए काफी है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर पीएसएल आइटम, जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखवाया था, पीएसएल आइटम को हम लोग अलग से कंसिडर करेंगे। तो पहले समझ लो कि क्या है। बोल रहा है कि 3500 राइट ऑफ कर दिया गया एक पर्टिकुलर आइटम जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000, ठीक है। अब उसको, उसका वैल्यू अगर 3500 से राइट ऑफ करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 6500, ठीक है। और इसको बेचा गया है 9000 पे, इसका वैल्यू 6500 पे लाया गया रिटर्न डाउन करके, और सेल कर दिया गया है 9000 में, तब भी लॉस है क्योंकि इसका कॉस्ट तो 10,000 था। अब बोल रहा है रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। बोल रहा है ये ट्रांजैक्शंस जो है, ये मतलब पोर सेलिंग लाइन आइटम वाला, इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का जीपी जो अर्न किया गया है वो 20% ऑन सेल है, ठीक है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हम लोग को बोला है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए एज ऑन 31 मार्च 2002, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार करके दिखाते हैं, देखो ऐसे करके करना चाहिए। इलास्ट्रेशन 1, 1/1/14/2001, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में बता दिया है 28,500, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये ascertain द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 में हमारे पास स्टॉक कितना है ये हमें आंसर पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है परचेज 1,52,500। तो परचेज मतलब कितना होगा, परचेज मतलब ये पूरे साल भर का बता रहा है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं 1,52,500। अच्छा, इसके बाद बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो अगर देखो तो हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अभी तो कोई काम के नहीं है। फिर बोल रहा है सेल्स जो है 2,49,000, तो हम यहाँ पर सेल्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स बताया हमें 1 ईयर का, और नीचे बता रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001, मतलब यहाँ पर, ठीक है। 31 मार्च 2001 मतलब जस्ट इसके एक दिन पहले, मतलब प्रीवियस ईयर का जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो रहा था तब देखा गया कि 3,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000। तो यहाँ पर देखा गया कि ओरिजिनल कॉस्ट एक स्टॉक का था 10,000, ठीक है। उसे राइट ऑफ कर दिया गया है 3,500 से, इतना हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल, क्योंकि हमें ये स्टॉक का वैल्यूएशन कब बता रहा है 31 मार्च 2001, मतलब यही इम्पैक्ट जो है ओपनिंग स्टॉक में आया होगा। मतलब ये जो पीएसएल आइटम है, ये जो पीएसएल आइटम है, पीएसएल क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट से इसका वैल्यू कम कर दिया गया है, तो ये यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड है, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर एज ए ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है। बोल रहा है ये जो पीएसएल आइटम है ये 9,000 पे सेल कर दिया गया, मतलब इस सेल में पीएसएल सेल इंक्लूडेड है 9,000 का, ठीक है। पीएसएल सेल इंक्लूडेड है 9,000 का। अब बोल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन के अलावा इनका जीपी नॉर्मली 20% ऑन सेल है, तो जीपी जो है वो 20% ऑन सेल है, हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, हम किस तरह से सिखाएंगे, पहले क्या करना है, हमें पीएसएल आइटम अगर कुछ भी है उसे एक्सक्लूड करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी हम लोगों का आइटम है
पीएसएल आइटम उसे लेस करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2002। यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और हमें देखना है कि किसी भी तरह से यहाँ पीएसएल इंक्लूडेड ना हो। क्या यहाँ पीएसएल इंक्लूडेड है? बिल्कुल है, क्योंकि जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था और लास्ट जो ईयर खत्म हो रहा था तब एक पीएसएल आइटम इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि 31 मार्च 2001 का वैल्यूएशन इवन फॉर 2001 का वैल्यूएशन होता है। तो 28,500 में कितना इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड पीएसएल वैल्यू कितना होगा? तो इसे इंक्लूड किया गया है 10,000 वाले आइटम को 3,500 से लेस करके इंक्लूड किया गया है, यानी 6,500 बेसिस पे इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग अपना पीएसएल आइटम को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है 28,500, यहाँ से लेस कर देंगे पीएसएल आइटम, ठीक है, मतलब पोर सेलिंग लाइन आइटम। अब 10,000 लेस नहीं करना है 10,000, बिकॉज 10,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब पीएसएल था तभी तो इसके कॉस्ट को डाउन किया गया। कितने से? 3,500 से। तो कितने वैल्यू से इंक्लूडेड होगा? 6,500। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6,500। तो यहाँ पर अल्टीमेटली वैल्यू निकल के आएगा 22,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। तो परचेज तो पीएसएल फ्री है, तो परचेज जैसा है वैसा लिख दो। परचेज में यहाँ पर है 1,52,500। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखो बाकी एक्सपेंसेस मैंने नहीं लिया क्योंकि ये सब पीएल आइटम होता है, लाइक सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल। तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों लिया? नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं करने बोला जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमें ट्रेडिंग में दिखाना होता है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। अब यहाँ पर दिखाएंगे सेल्स 2,49,000। अब इसमें पीएसएल सेल इंक्लूडेड है तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पोर सेलिंग लाइन आइटम का अगर कोई सेल है वो हमें लेस कर देना चाहिए। तो पीएसएल आइटम का सेल जो है वो 9,000 से रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन ही बताया था कि 9,000 का सेल हुआ है, तो पीएसएल सेल हटा देते हैं तो 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। 2,40,000 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी रिकॉर्ड करेंगे। तो जीपी कितना है? जीपी बता रहा है कि 20% है, और ये बताया है कि पीएसएल वाला हटा के, ठीक है, मतलब पीएसएल का परसेंटेज तो अलग है। यहाँ पर बता रहा है कि 20% नॉर्मल जो भी सेल हुआ है उसके हिसाब से है। तो नॉर्मल सेल 2,40,000, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया है पीएसएल आइटम को। तो नॉर्मल सेल 2,40,000, इस पे मुझे लगाना है 20%, ठीक है। तो ये आ गया 48,000। अगर हम ये पीएसएल एक्सक्लूड नहीं करते तो हम 20% ये पूरे पे नहीं लगा सकते, क्योंकि 9,000 पे प्रॉफिट परसेंटेज 20% नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके। $48,000, 30,000, 1,52,500 प्लस 22,000, 2,52,500 माइनस 2,40,000, 12,500, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। और ये स्टॉक कैसा है? ये पूरा का पूरा नॉर्मल स्टॉक है। नॉर्मल मतलब इसमें पीएसएल नहीं है।
अच्छा, नॉर्मल मतलब इसमें पीएसएल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जब मैंने स्टॉक कैलकुलेट करना स्टार्ट किया यहाँ पीएसएल इंक्लूडेड था, मैंने इसको पीएसएल हटा दिया तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल स्टॉक हो गया। इसमें तो कुछ पीएसएल था नहीं तो ये भी नॉर्मल स्टॉक, ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये परचेज में ऐड हो जाता है, तो बेसिक के लिए ये पूरा मिला के नॉर्मल स्टॉक। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ से मैंने पीएसएल हटा दिया तो ये भी नॉर्मल सेल। ठीक है, तो नॉर्मल जितने भी स्टॉक है वहां से नॉर्मल सेल, और ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, मतलब एबनॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल सेल के ऊपर ही कैलकुलेट किया है तो प्रॉफिट भी नॉर्मल आया। तो ये सब एडजस्ट करने से ये नॉर्मल स्टॉक का ही वैल्यू आ गया। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल, एबनॉर्मल स्टॉक नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, पूछ रहा है कि बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है 31 मार्च 2002 को। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इतना ही हम लोग बोलेंगे, इतना क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये एबनॉर्मल स्टॉक, जैसे अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे मैंने कैलकुलेशन में लिखवाया था कि स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल, यहाँ पर ऑब्वियसली डेट ऑफ फायर का बात नहीं बोला है, लेकिन हम लोग जितने दिन का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर अगर ये देख लो कि स्टॉक ये काट देते हैं, नॉर्मल कितना आया 12,500, स्टॉक एबनॉर्मल 0 आ जाएगा। क्यों? इसीलिए नहीं कि मैंने वहां से डिडक्ट कर दिया, रीजन इज नॉट दैट, रीजन ये है कि स्टॉक एबनॉर्मल वाला तो पूरा सेल ही हो गया। 10,000 वाला एबनॉर्मल स्टॉक जिसका वैल्यू 6,500 किया गया था वो 9,000 पे सेल हो गया। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है फुल्ली नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ भी एबनॉर्मल आइटम नहीं बचा। अगर यहाँ पर बताया जाता कि 9,000 जो सेल हुआ है वो पूरे एबनॉर्मल स्टॉक का नहीं हुआ है, फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ता कि एबनॉर्मल स्टॉक भी कितना बच गया, लेकिन तब भी हम लोग ट्रेडिंग को पीएसएल फ्री करके ही बनाते और एंड में जाके चेक कर लेते कि एबनॉर्मल का कुछ आइटम बचा है कि नहीं बचा है। तो क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल आइटम पूरा का पूरा सेल हो गया है, तो इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2002 का 12,500 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore value of stock as on 31 March 2002 is only normal stock that is रुपीज 12,500। तो 12,500 का नॉर्मल स्टॉक जो है बच गया। यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस क्लेम वगैरह पॉइंट नहीं बोला है, जस्ट एक पीएसएल आइटम कैलकुलेट कैसे होता है उसको सिखाने के लिए ये क्वेश्चन हमारे लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। अब ये अपना अकाउंट 30 सितंबर को बनाते हैं, मतलब इनका ईयर जो है कैसा चल रहा होगा। अगर 30 सितंबर, जैसे अप्रैल मार्च होता है तो अगस्त सितंबर का ईयर होगा। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी सितंबर अक्टूबर होगा। ठीक है, बट ऑन 31 दिसंबर 2001 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेट पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। 31 दिसंबर को फायर ऑकर हुआ और इनका स्टॉक एक बड़ा अमाउंट में जो है जल के बर्बाद हो गया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। अब इनका जो लेजर मतलब स्टोर लेजर जो इन्होंने बचा लिया होगा, ठीक है, मेहनत करके फायर मतलब जो आग बुझाने का कोशिश करके, तो वही बोल रहा है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ वो कुछ इस तरह से है। स्टॉक एज ऑन 1/10/2001 परचेज वेजेस सेल्स ये सब बताया है। ठीक है, एक काम करते हैं हम इसे साथ साथ लिखते जाते हैं ताकि बार बार मुझे इन्फॉर्मेशन चेक करने का जरूरत ना हो। ठीक है, तुम लोग भी ये बना सकते हो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है तो क्वेश्चन तुम लोग को इतना बड़ा लगेगा, बार बार क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे। अगर एक जगह पे समरी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर बोला है कि 30 सितंबर ईच ईयर अकाउंट बनाते, 31 दिसंबर 2001 को फायर ऑकर्ड हुआ है। ठीक है, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 को फायर ऑकर्ड हुआ है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि स्टॉक ऑन 1/10/2001, 1/10/2001 मतलब इसके पहले का टाइम 1/10/2001। ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 इस टाइम पे स्टॉक था 29,700। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर दैट बोल रहा है कि परचेज फ्रॉम 1/10 से लेके 31 दिसंबर 75,000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का परचेज बता रहा है 75,000। ठीक है, वेजेस है सेम पीरियड का 1/10 से लेके 31 दिसंबर 33,000। यहाँ पर लिखेंगे वेजेस
33,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है सेल्स सेम पीरियड का 110 से लेके 31 दिसंबर 1,40,000। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन स्टॉक। तो जीपी लिखते हैं। स्टॉक पे बोला है, ठीक है। 33.33% ऑन कॉस्ट पे बोला है, सॉरी स्टॉक बोल रहा है, कॉस्ट पे बोला है। नॉर्मली जीपी जो है वो सेल पे होता है, कुछ नहीं बोलता है एज्यूम टू बी सेल, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट पे, तो हमें कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट बोला है। स्टॉक टू बी वैल्यूड ऑफ 3,000 वाज सैल्वेज, मतलब इन्होंने बचा लिया है, सैल्वेज अमाउंट है स्टॉक का 3,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी वाज 25,000 एंड क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू जो है वो 25,000 का है और एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है, मतलब जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है वो अप्लाई करना है। स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड 10% लेस देन द कॉस्ट। जो बिगिनिंग का स्टॉक है ये कैसा है, ये है 10% लेस देन कॉस्ट। कॉस्ट से 10% लेस है, मतलब बेसिकली ये 90% पे दिखाया गया है। और हम लोगों ने नोट्स जब बनाया तब देखा कि हमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट रखना है, ना तो 90% रखना अलाउड है, ना तो 80%, ना तो कम रखो ना तो ज्यादा रखो, ठीक है। ये प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय फर्म ओनर, फर्म्स ओन वर्कर। अच्छा, एक प्लांट इन्होंने अपने वर्कर से लगवाया था। ही वाज पेड 500 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस। एक गलती कर रखा है, वेजेस में इंक्लूड कर रखा है इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन तो ये मशीन के दाम में ऐड होता है, तो इंस्टॉलेशन का वेजेस यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब एरर फ्री करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट को। फिर बोल रहा है परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ द प्लांट फॉर 5,000। अब यहाँ पर प्लांट परचेज लिखा हुआ है जो कि एक फिक्स्ड एसेट होता है, तो ये हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट एरर फ्री का हो गया, ये कॉस्ट पे दिखाने का पॉइंट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, हमें क्लेम कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जीपी गिवन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर का कोई डेटा हमारे पास दिया हुआ नहीं है कि हम लोग उससे जीपी बनाए। हम लोग स्टेप 2 बना रहे हैं, मतलब करंट ईयर, जिस ईयर आग लगा। करंट ईयर का मतलब यहाँ पर होता है जिस ईयर में फायर ऑकर हुआ, उस साल में ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अर्लियर ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि अर्लियर ईयर का जीपी हमारे पास गिवन है और इसी के हेल्प से हम लोग इस साल भी ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी सबसे पहला टास्क होगा कि स्टेप 1 तो हमारे पास प्रोवाइडेड है जीपी, स्टेप 2 फॉलो करना, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, ईयर एंड नहीं लिख रहा है क्योंकि ईयर तो नहीं बना ना, उसके पहले ही ट्रेडिंग बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट आ गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/10/2001 टू 31 December 2001। टू ओपनिंग स्टॉक। अब इसे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये 29,700 में दिख रहा है जो कि 90% का वैल्यू है, तो हमें इसका वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, ओपनिंग स्टॉक को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 29,700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। ये 90% का वैल्यू है, हमें 100% पे इसे दिखाना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम अगर कैलकुलेट करना है तो ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ना तो एक्सेस अमाउंट पे देगी, ना तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे देगी, वो एक्चुअल कॉस्ट पे हमेशा देगी, ठीक है, और ना तो मार्केट प्राइस पे देगी।
ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज। परचेज को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि परचेज में जो मशीन का इंस्टॉलेशन, मशीन का परचेज प्राइस इंक्लूडेड है वो लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं, प्लांट था, कॉस्ट ऑफ प्लांट 75 और ये 5000। अच्छा, इसके बाद वेजेस 33,000, इसे भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। लेस वेजेस फॉर प्लांट 33,500 लेस करना पड़ेगा। 32,500, ठीक है, ये हो गया। ये सब तो हम लोग वैसे भी करते हैं, अगर ट्रेडिंग में रेक्टिफिकेशन होता है तो ये सब पॉइंट ऐसे भी अप्लाई होता है। सेल्स 1,40,000, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है तो इसे हम आउटर में ही लिख देते हैं। जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर इसको तुम लोग डायरेक्ट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बोल रखा है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे 33 एंड 1/3%। ये तो मैंने बहुत बार बताया, जो लोग फाउंडेशन पढ़े हो उनको भी बताया है, ठीक है। ऐसे भी मैंने कॉस्ट वगैरह क्लास में बहुत बताया। तो 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट मतलब ये 1/3 हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, तो 33 एंड 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 1 रुपीज प्रॉफिट और 3 रुपीज कॉस्ट होता है, तो सेल प्राइस 4 हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल 1/4 हो जाएगा। अब ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास सेल प्राइस गिवन है, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1,40,000 पे 1,40,000 पे 1/4 लगाओ तो 35,000 जीपी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। टोटल करते हैं 35 प्लस 325 प्लस 70 33, 1,70,500 माइनस 1,40,000, 30,500। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देने के लिए बोला गया है? बोला गया है कि क्लेम कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो क्लेम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, दैट इज 31 December 2001, कितना है? 30,500। अब हमें क्या करना है? अगर कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है ऐड करना है नहीं। इस पे सैल्वेज है, सैल्वेज क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को हैंडओवर नहीं किया जा रहा है, तो जितना बचा लिए हैं उस पे क्लेम नहीं मिलने वाला, तो 3,000 बच गया है, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस हो गया 27,500, ये आ गया टोटल लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? आफ्टर दैट हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम एवरेज क्लॉज के हिसाब से, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि एवरेज क्लॉज के हिसाब से करो, तो एवरेज क्लॉज हमें क्या बोल रहा है? कितना परसेंटेज आपका लॉस हुआ है? 27,500 मेरा टोटल लॉस हुआ है, आउट ऑफ कितना स्टॉक? आउट ऑफ 30,500, ठीक है। इससे मुझे प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल गया। अब इतने परसेंटेज जो लॉस है, लॉस का परसेंटेज निकल के आता है, इस पे पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, 25,000 का कितना हमें मिलेगा, ठीक है। 25,000 हम लोगों ने पॉलिसी वैल्यू ले रखा है, हमारा लॉस कितना हुआ है? 27,500 डिवाइडेड बाई 30,500, तो ये हो रहा है इतना, ठीक है, कुछ इतना, मतलब 90 पॉइंट समथिंग लॉस हो रहा है। तो अगर 25,000 का प्रोपोर्शनेट करे तो हमें कितना क्लेम मिल जाएगा? 20 to 540। 540.9 है तो 541 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब चेक करो टोटल लॉस कितना हुआ? 27,500 और क्लेम कितना आ रहा है? 22,541, तो ठीक है, क्लेम जो है वो पूरा मिल जाएगा क्योंकि लॉस उससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लेम टू बी
लॉज्ड 22,541, ठीक है। इतना क्लेम जो है इतना क्लेम जो है कंपनी कर सकती है, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है इतना क्लेम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या बोला है? इसमें बोल रहा है कि ऑन इलस्ट्रेशन 3 ऑन 20th October 2001 द गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमन लिमिटेड वेर अफेक्टेड बाय फायर। तो हम साथ साथ पढ़ते हुए ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी गैदर करते जाते हैं। तो फायर ऑकर्ड कब हुआ है? 20th October 2001 को। 20th October 2001 को फायर ऑकर्ड हुआ है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ उसके बाद? स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन कॉस्ट ऑन 31st March 2001। तो 31st March 2001 इसके पहले आएगा। 31st March 2001 यहाँ पर जो स्टॉक है वो बता रहा है 2,16,000। स्टॉक जो है वो है 2,16,000 और ये कितने कम में दिखाया गया है? 10% लोअर देन द कॉस्ट। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है 10% लोअर देन कॉस्ट, मतलब ये बेसिकली 90% वैल्यू को दिखा रहा है, तो हमें इसे 100% में ट्रांसफर करना पड़ेगा। परचेज लेस रिटर्न 1/4/2001 से लेके 20th October 1/4/2001 मतलब यही वाला डेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का परचेज बता रहा है क्वेश्चन। अब 1/4 या 31st मार्च फर्क तो कुछ है नहीं, ठीक है। 2,80,000। अच्छा, इसमें से रिटर्न भी किया हुआ है तो नेट परचेस लिख दें। परचेस लेस रिटर्न मतलब रिटर्न लेस किया हुआ है। सेल्स लेस रिटर्न मतलब नेट सेल सेम पीरियड का 6,20,000। नेट सेल सेम पीरियड का 6,20,000। अच्छा, इसके बाद sales up to 20th October 2001 20th October 2001 includes 80,000 for which goods had not been dispatched। बोल रहा है कि ये जो 6,20,000 का सेल है ना, इसमें एक सेल ऐसा भी इंक्लूडेड है जिसका गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ है, 80,000 नॉट डिलीवर्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी से सेल नहीं मानेगी और यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है, आपका 6,20,000 का भले ही सेल हुआ है लेकिन 80,000 का स्टॉक ये तो आपके गोडाउन में ही पड़ा हुआ था, तो ये तो जल जाएगा, तो हम लोग आपके सेल को 6,20,000 से 80,000 लेस करके मानेंगे, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो फालतू का। Purchase up to 20th October did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from the supplier though the goods had been received in godown। बोल रहा है 20th October तक का जितना भी परचेज है ये इसमें इंक्लूडेड है एक परचेज जिसका वैल्यू है 40,000, ठीक है। 40,000 का एक ऐसा परचेज है जिसका इनवॉइस वैल्यू रेज इनवॉइस नहीं बनाया अभी तक, मतलब बिल नहीं बनाया सप्लाई ने, बट स्टॉक भेज दिया, स्टॉक गोडाउन में था। तो इसका मतलब ये जो है स्टॉक रिसीव्ड बट इनवॉइस्ड नॉट रेज्ड, ठीक है, बट इनवॉइस नॉट रेज्ड। तो इसका मतलब जब आग लगा होगा ये भी लॉस होगा, क्योंकि भले ही स्टोर लेजर में ना मिले एंट्री, क्योंकि जब इनवॉइस बिल नहीं बना है तो एंट्री तो रेज नहीं हुआ होगा। मतलब अगर स्टोर लेजर में अगर देखना चाहे तो वहां हो सकता है 40,000 का परचेज नहीं दिखा रहा है बट फिजिकली गोडाउन में प्रेजेंट था, तो इसका मतलब ये स्टॉक भी जल सकता है। तो इसमें इसे इंक्लूड करेंगे तभी तो। अगर स्टॉक जला है मतलब मेरा खर्चा 2,80,000 नहीं है, 2,40,000 का हो चुका है, क्योंकि स्टॉक जल गया है तो मुझे तो क्रेडिटर को पैसा देना ही पड़ेगा, वो थोड़ी ना मानेगा कुछ, ठीक है। फर्स्ट पास्ट रिकॉर्ड शो द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25%। पास्ट रिकॉर्ड मतलब जीपी प्रीवियस ईयर का, जीपी प्रीवियस ईयर का बता रहा है कितना है, 25%। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सैल्वेज 31,000। तो सैल्वेज मतलब बचा लिया इन्होंने अपना स्टॉक 31,000 का। आफ्टर दैट बोल रहा है कि इंश्योर्ड देयर स्टॉक मतलब पॉलिसी वैल्यू, इंश्योर्ड देयर स्टॉक का मतलब पॉलिसी वैल्यू कितने का इन्होंने ले रखा है, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख का। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम ये लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने के लिए दिखाना पड़ेगा कि मेरा इतना स्टॉक जल गया था, तो मुझे ये बताना पड़ेगा 20th October को मेरे पास कितना स्टॉक था, ठीक है।
अब जो भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम का कैलकुलेशन का रूल्स है वो फॉलो करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है प्रीवियस ईयर का जीपी, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर का जीपी गिवन है, तो इसका मतलब इसीलिए प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का जीपी हमारे पास गिवन दे रखा है। हम लोग इससे क्या करेंगे, अभी जो स्टेप 2 है वो फॉलो करेंगे, मतलब करेंट ईयर जिस साल फायर ऑकर हुआ है उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट को ना सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बोला जाता है, इस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट को मेमो ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, मेमोरेंडम। ठीक है, हम यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं, रुको। इस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडम बोला जाता है, उसका रीजन भी हम बताते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है जो पर्टिकुलर 12 मंथ्स का नहीं होता है, मतलब एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है क्योंकि हमें क्लेम कैलकुलेट करना है, जबकि ईयर एंड नहीं हुआ। इस तरह के ट्रेडिंग को मेमोरेंडम, जो लैंग्वेज इसका मतलब भी रफ होता है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा, ये भी हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। वैसे यहाँ पर क्लेम का कुछ बोला नहीं था, तो अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, फिर भी लिख दो मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब ही होगा जब 1 ईयर से कम का ट्रेडिंग बन रहा है, तो ये भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग, बस। और इसके बाद यहाँ पर भी बनेगा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। वन फोर 2001 से लेके 28 अक्टूबर 2001। ये 31 मार्च इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि वो तो ईयर एंड होता है ना, तो ईयर का स्टार्टिंग तो 1/4 हो गया, तो अब जब हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं तो ओपनिंग टू अप टू डेट ऑफ फायर, तो ये कभी 31 मार्च नहीं लिखना चाहिए, फिर इसे हमें क्या लिखना चाहिए, 1/4। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें देखो, इसमें 90% का वैल्यू है, तो हमें 100% करना पड़ेगा। 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 2,40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, परचेज। परचेज नेट दे दिया है, लेकिन इसमें एक स्टॉक इंक्लूडेड है जिसका इनवॉइस नहीं बना था, बट स्टॉक जो है गोडाउन में था जिस दिन फायर ऑकर हुआ। तो टू परचेज 2,80,000, 2,80,000 लेस, सॉरी, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक इन गोडाउन बट इनवॉइस नॉट रेज्ड। तो इनवॉइस नहीं होने से अकाउंटिंग रेस्पेक्ट से अगर देखो तो सेल नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ तो स्टॉक का कैलकुलेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि फायर ऑकर हुआ है, तो अगर मेरा स्टॉक फिजिकली गोडाउन में प्रेजेंट था तो वो तो मेरा लॉस हुआ होगा ना, तो फिर मुझे तो मेरे परचेज का वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाना पड़ेगा, तो इसमें 40,000 मुझे ऐड करना है। 3,20,000। इसके बाद है नेट सेल्स। अच्छा, अब सेल्स में यहाँ पर सेल है हम लोग का 6,20,000, लेकिन इसमें से ऐसा एक सेल है जिसका स्टॉक हमारे पास ही था, सेल हो गया है लेकिन कस्टमर के पास डिलीवर्ड नहीं हुआ था गुड्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसे लेस करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी वो सेल नहीं है, वो आपके पास गोडाउन में, अगर सेल से हटा देंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक पे इम्पैक्ट आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक जो है वो सही दिखने लगेगा कि ये भी स्टॉक लॉस हुआ था, तो लेस कर देंगे गुड्स नॉट डिलीवर्ड। 80,000। 80,000 लेस करने से आ जाएगा 5,40,000। टू
ग्रॉस प्रॉफिट 5,40,000 into 25%. $1,35,000 by closing stock. $6,95,000 $1,55,000 क्लोजिंग स्टॉक 1,55,000। अच्छा पूछा क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बोला था कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, तो क्लोजिंग स्टॉक तो पता चल गया। अब हम लोग क्लेम जो है बता सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना स्टॉक जला था, क्लेम दे दो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। पहले टोटल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल लॉस कैसे होगा कैलकुलेट, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 1,55,000 इतने का स्टॉक था, ठीक है। और कोशिश करने पे बचा भी लिया है कुछ स्टॉक 1,00,000, सॉरी 31,000, 1,00,000 तो पॉलिसी है। ये सैलवेज 1,24,000 टोटल लॉस, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी बताएगी कि वो कितना क्लेम देगी। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू टोटल लॉस 1,24,000 आउट ऑफ 1,55,000 स्टॉक। ये परसेंटेज कर लेना चाहिए हमें, और इंश्योरेंस करवा रखा है 1,00,000 का। तो ये फॉर्मूला चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर टोटल लॉस ऐसे करके फॉर्मूला लिख सकते हो, टोटल लॉस बाय टोटल स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू। लेकिन हाँ पूरे लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा करके लिख के नहीं आना है। 80% हुआ है तो 1,00,000 का 80% यानी कि 80,000, ठीक है। 80,000 का क्लेम मिल जाएगा। और चेक करते क्या ये पूरा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लॉस तो 1,24,000 है, क्लेम निकल के आ रहा है 80,000, तो ठीक है 80,000 मिल जाएगा। अगर क्लेम मान लो 2,00,000 होता तब 1,24,000 ही मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 देखो। On 12th June 2002, fire occurred in the premises of N.R. Patel, ठीक है। 12 जून 2002 फायर ऑकर्ड हुआ है एनआर पटेल के वहां, ए पेपर मार्चेंट। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वे डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैलवेज 11,200। तो सैलवेज बता रहा है कि सैलवेज कितना हुआ, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ही जल गया है, बट जो बचा हुआ स्टॉक है उसका अमाउंट निकल के आया है 11,200। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इन एडिशन सेम स्टॉक वाज, sorry, some stock was salvaged in a damaged condition and it was valued in the condition was agreed at 10,500। तो डैमेज सैल्वेज मतलब बच तो गया है लेकिन डैमेज हो गया है। ये क्या है, ये सैल्वेज है लेकिन गुड कंडीशन में, ठीक है। और 10,500 उसका वैल्यू किया गया है। जो स्टॉक बच गया था लेकिन डैमेज हो गया उसका वैल्यू 10,500, ये पूरा अच्छा स्टॉक जिसका वैल्यू 11,200। फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर वेयर अवेलेबल, हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 को, ठीक है,
यहाँ पर इनका ओपनिंग स्टॉक फिर ये मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ईयर है ये एंड कब होगा, अगर 31 दिसंबर इनका जो है क्लोजिंग स्टॉक है, तो इनका ईयर जैन टू दिसंबर वाला होता है। मतलब बेसिकली इसको या तो ये वाला डेट लिख लो या तो ये वाला डेट लिख लो, 1/1/2002 एक ही बात है, ठीक है। तो 1/1/2002 में इनका ओपनिंग स्टॉक था 83,500, तो ओपनिंग हो जाएगा 83,500। अच्छा, इसके बाद बोला है इस परचेज फ्रॉम 1/1 से लेके 12/6, मतलब जब तक इनका जो है आग लगा है, फायर ऑकर्ड हुआ है, तब तक के पीरियड का परचेज 1,12,000 और सेल्स 1,54,000। तो परचेज 1,12,000 और सेल 1,54,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट्स फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 साल का डेटा ये बता रहे, इट अपियर्स दैट ही अर्न्स ऑन एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। तो जीपी है 30% ऑन सेल्स। पटेल हैज इंश्योर्ड ही स्टॉक फॉर 60,000, मतलब पॉलिसी वैल्यू इंश्योर्ड है वो 60,000 के लिए, मतलब 60,000 का पॉलिसी वैल्यू ले रखा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, हमें अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमें चेक करके क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा इन द बुक्स ऑफ एन आर पटेल ट्रेडिंग अकाउंट मेमो ट्रेडिंग, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/1/2002 से लेके 12 June 2002। पर्टिकुलर्स रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक 83,500। फिर बोला है परचेज 1,12,000। इसमें कुछ हमें चेंजेस करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ना तो कुछ रेक्टिफिकेशन है ना तो कुछ वैल्यूएशन कम ज्यादा है। 1,54,000 सेल्स। जीपी है 30%। सेल पे बताया तो डायरेक्टली 1,54,000 पे लगाएंगे। थर्टी 6,960, एक बार चेक कर। 46 आ रहा है, 46,200 बाई क्लोजिंग स्टॉक। $2,41,700। 87,700 क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब हमें क्लेम कैलकुलेट करना है, तभी जाके पहले लॉस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। ट्वेल्व सिक्स 2002 87,700 लेस सैलवेज 11,200।
फिर लेस करेंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। तो जो डैमेज हो गया था सैल्वेज स्टॉक, ये तो अच्छा है, जो डैमेज हो गया था उसका वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी ने लगाया है कि हाँ 10,500 मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये भी बच गया है, डैमेज है बट बच गया है। तो फिर लॉस 87,700 माइनस 11,200 माइनस 10,500, तो टोटल लॉस 66,000। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ claim equal to total loss by total stock into policy value. Total loss 66,000, total stock 87,700, policy value 60,000। चेक करते कितना आ रहा है। ये आ रहा है 45,153.9, मतलब 154 लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स। तो ये क्लेम आ रहा है 45,154, ठीक है। लॉस इतना है तो इतना क्लेम मांग सकते हैं। ये हो गया इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 5 देखो, ये वाला क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2002 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वेयर सेव्ड फ्रॉम व्हिच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर एसर्टेन। तो आग लग के स्टॉक जल गया था, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर पाए हैं ये लोग। देख लेते क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं इसके साथ साथ। फर्स्ट अप्रैल 2002। अच्छा, ये यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक बता रहा है 1 जैन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2002 लिखते हैं। यहाँ पर फायर ऑकर्ड हुआ 1 जैन 2001, मतलब यहाँ पर 1 जैन 2001 स्टॉक था 73,500। तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर, मतलब ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2001, ठीक है। 31 दिसंबर 2001 79,600 क्लोजिंग स्टॉक 79,600। अच्छा, इसके बाद परचेज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 3,98,000, तो इस पीरियड का परचेज है 3,98,000। अच्छा, इसके बाद इंफॉर्मेशन में सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 4,87,000, इस पीरियड का सेल है 4,87,000। क्वेश्चन ही हमें बता रहा है, ठीक है। परचेज बोल रहा है 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002, मतलब यहाँ 1/1/2002 मतलब 31 दिसंबर 2001 के बाद ही 1/1/2002 आएगा। और यहाँ से लेके 1/4/2002 मतलब 31 मार्च 2002 का परचेज 1,62,000, मतलब इस पीरियड का 1,62,000। और सेल्स भी बता रखा है इस पीरियड का 2,31,200। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 मतलब ये वाला 31 दिसंबर 2001 मतलब ये वाला बोल रहा है कि 2,300 had been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost of 6,900। मतलब इसमें एक PSL आइटम इंक्लूडेड है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट तो है 6,900 और इसको राइट ऑफ किया गया है 2,300 से, ठीक है। 2,300 से राइट ऑफ किया गया है। आगे बढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है रिटर्न ऑफ सर्टेन स्टॉक विच वाज फोर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट 6,900, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड इन मार्च 2002। मतलब यहाँ पर ये अप्रैल आ गया, मतलब मार्च के मंथ में यहाँ लिख देते हैं मार्च, ठीक है। ये मार्च हो गया, मार्च के मंथ में
पीएसएल आइटम जो है वो सेल हो गया था, लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। यहाँ पर सेल हुआ था पीएसएल सेल, ठीक है, और जो आइटम सेल हुआ था उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450, और ये कितने लॉस में बिका था? ये जो लॉस है, ये 3450, इसका जो लॉस है ये बोल रहा है 250 का है। मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने एक पीएसएल रिकॉर्ड किया था ना, उसका कोई एक पोर्शन, जैसे ओरिजिनल कॉस्ट था 6940, उसमें से 3450 का स्टॉक बिक गया है, लेकिन उसमें लॉस हुआ है 250 का। मतलब 3450 का स्टॉक 250 लॉस में सेल हुआ है, इसका मतलब 3200 में सेल हुआ है। इस साल में एक पीएसएल सेल हो गया 3200, जो कि हमें एक्सक्लूड करते हुए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कुछ पीएसएल आइटम होगा तो वो हम लोग हमेशा एक्सक्लूड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक, अब रिमाइंडर तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें से सेल कितना हो गया, इसको अगर हम यहाँ पर लिख के दिखा दे, ये देखो, ये जो है इसमें से सेल हो गया है 3450, तो रिमेन कितना होगा, कितना बच गया होगा? अगेन 3450 ही बचा होगा। यहाँ पर देख लो 6900 से अगर 3450 लेस करोगे तो 3450 ही आएगा। तो जो 3450 बच गया है उसका क्या बोल रहा है? नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। इसे क्या करना है, ये जो बच गया है इसे वैल्यू करना है, वैल्यू एट ओरिजिनल कॉस्ट। एस्टिमेटेड मतलब वैल्यूएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है, मतलब राइट ऑफ का इफेक्ट यहाँ नहीं दिखाना है। अच्छा, अब बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, मतलब पीएसएल आइटम के अलावा जीपी हुआ है, जीपी रिमेन एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ग्रॉस प्रॉफिट एक ही जैसा चल रहा था। वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज 5800, और पॉलिसी यहाँ पर लिख देते सैल्वेज 5200, और यहाँ पर पॉलिसी 5800, पॉलिसी 50000, पॉलिसी वैल्यू 50000, और एवरेज क्लॉज लगाना है, वर्कआउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। ठीक है, बस इतना ही बोला है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन हमें ऐसा मिला जहां पर हमें जीपी गिवन नहीं है, और इसी वजह से प्रीवियस ईयर का पूरा एक डेटा ही गिवन है जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हो गया स्टेप 1 के लिए गिवन डेटा, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया स्टेप 2 के लिए गिवन डेटा। तो अभी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 73,500। टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे टू परचेज 3,98,000 और सेल 4,87,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इस बार, क्योंकि ये ट्रेडिंग बन रहा है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें गिवन है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, लेकिन इसमें अगर कोई पीएसएल इंक्लूडेड है तो हम लोग उसे एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने यही सिखाया, हम लोग जहां जहां पीएसएल होगा उसे एक्सक्लूड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 79,600। अब यहाँ पर पीएसएल कितना इंक्लूडेड है, बोल रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट तो 6,900 है, बट वो 2,300 राइट ऑफ करके इसमें इंक्लूडेड है। तो राइट ऑफ करने के बाद कितना अमाउंट बचता है, 6,900 डिवाइडेड बाई, डिवाइड बोल रहे हैं, माइनस 2,300। 4,600 रुपीज पे वैल्यू करके इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है कि यहाँ पर पीएसएल जो इंक्लूडेड है वो 4,600 वैल्यू पे इंक्लूडेड है। 75,000, ठीक है, ये हो गया 75,000। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड इसको
एक मिनट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक बैलेंस शीट 2300 admin रिटर्न ऑफ एन सर्टेन स्टॉक व्हिच वाज ए पोर्ट सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट ऑफ 6900। ठीक है, 6900 इसका वैल्यू ऑफ स्टॉक है। अच्छा, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से आ रहा है 7500। हाँ ठीक है, तो मैंने जैसे किया वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, टोटल करते हैं, ठीक ही हुआ है माइनस करके। 73 नहीं, पहले इधर ऐड करते, 4,87,000 प्लस 75,000। अच्छा, ये लेस कर देते, पीएसएल हटा दिया मैंने, ठीक है। 5,62,000 लेस 73,500, 3,98,000, तो 90,500। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के पहले मुझे और एक पॉइंट भी करना चाहिए था, वो भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक में पीएसएल अपने आप चल के तो आया नहीं होगा। बात सोचो कि ये जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हुआ तब हमें दिखा कि यहाँ पर एक पीएसएल आइटम है। अब पीएसएल आइटम कैसे आया होगा? अपने आप तो कहीं से भी टपक नहीं गया होगा। ठीक है, अब ये या तो हम लोगों ने इस बार जो परचेस किया था उसमें डिफेक्टिव आइटम खरीद लिया होगा, या फिर ओपनिंग स्टॉक में पहले से ही डिफेक्टिव आइटम था जो यहाँ पर इंक्लूडेड होके पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक हमें यहाँ पर एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये पीएसएल आइटम हमारे पास आखिर आया कैसे। या तो करंट ईयर के परचेज में इन्वॉल्व होके आ गया, या फिर इसके पहले से ही ये खरीदा हुआ था जो ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल था, या परचेस में था जो कि क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। तो यहाँ कोई भी एक एजम्पशन ले सकते हो, या तो वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होके हमारे पास आ चुका है, या परचेस में इंक्लूड होके, कोई भी एजम्पशन लो करेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर परचेस पे ले लेते हैं। तो परचेस जो है 3,98,000, क्योंकि मैंने ये सिखाया कि हर जगह पीएसएल एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ भी मानेंगे कि पीएसएल आइटम इंक्लूडेड है। अब ये कितने में इंक्लूडेड होगा? तो ये ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 6,900। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इसे 6,900 में ही खरीदा होगा। फिर जब देखा बिक नहीं रहा है क्योंकि ये डिफेक्टिव है, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कम कर दिया। ठीक है, और हमें एस टू क्या बोलता है? स्टॉक और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ये कैसे वैल्यू करना है? जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा तब ये 4,600 में इंक्लूड किया होगा रेदर देन 6,900, बिकॉज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर 3,98,000 माइनस 6,900, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 3,91,100 प्लस 73,500, लेस कर देंगे यहाँ पर 5,62,000, तो ये हो गया 97,400। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 97,400 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। तो हम लोगों ने हर जगह से पीएसएल हटा दिया। अब अगर ओपनिंग स्टॉक से हटाते तो भी क्या 6,900 लेते? बिल्कुल, क्योंकि हमें इस स्टॉक को राइट ऑफ कब किया? इस साल के एंड में। तो जब ये हमारे पास ये स्टॉक आया होगा, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक से कैरी होके आया हो या परचेज से आया हो, तो दोनों केस में हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ से लेस करो, यहाँ से लेस करो, इम्पैक्ट एक ही होगा। लिख सकते हो कि एज्यूम कि इस साल परचेज के साथ ये स्टॉक आ चुका है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें हर बार क्वेश्चन में दिया हुआ था, अभी हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेशियो निकाल लेते हैं इनटू 100%। तो 9,74,000 डिवाइडेड बाई 4,87,000 इंटू 100, तो 20%। मेमो ट्रेडिंग for the period 1/1/2002 1/1/2002 से लेके 1/4/2002 तक। टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये वाला 75,000। टू परचेज, परचेज हो जाएगा हम लोग का 1,62,000, सेल 2,31,200।
अब यहाँ पर पीएसएल आइटम है, जो पीएसएल हमारा लास्ट ईयर कैलकुलेट हुआ था उसमें से पीएसएल सेल हुआ है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। और वो सेल कितने में हुआ है? 250 लॉस में 3450 का स्टॉक, 3450 का स्टॉक 250 लॉस में सेल हुआ है, यानी 3200 में 228,000 देख लो। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 2,28,000 जो कि नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल जीपी रेशियो 20% अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। 2,28,000 इंटू 0.2, तो ये हो गया 91 45,600 बाई क्लोजिंग स्टॉक प्लस 1,62,000 प्लस 75,000, 2,82,600 माइनस 228 54,600, 2,82,600। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, इस साल पीएसएल का कितना आइटम इंक्लूडेड है। देखो ओपनिंग स्टॉक में जो पीएसएल था वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सक्लूड कर रखा था, तो जो ओपनिंग स्टॉक वो एक्सक्लूडिंग पीएसएल आया है, तो पीएसएल कुछ कैरी होके आया नहीं कि इस बार हमें एक्सक्लूड करना पड़े। सिर्फ सेल जो हुआ है उसमें पीएसएल वाला आइटम सेल हुआ है, उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाला आया। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टोटल लॉस, calculation of total loss। stock as on date of फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक कितना था? 54,600। ये कैसा स्टॉक है? ये नॉर्मल स्टॉक है, ठीक है। और एबनॉर्मल वाला बचा हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही आज किया था, लेकिन वो हम लोग का स्टॉक पूरा मतलब जो है पीएसएल बिक गया था, ठीक है, वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट था। लेकिन इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि 3-4 जितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट में देखा 3450, और इसे ओरिजिनल कॉस्ट में ही वैल्यू करना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर पीएसएल आइटम, ठीक है। ये कितना है? ये है 3450। कैसे पता चला? टोटल था 6400, उसमें से 3450 सेल हो गया ओरिजिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल सेल प्राइस तो नहीं है ऑब्वियसली, ये 250 लॉस में सेल हुआ है, वो तो सेल वैल्यू है। लेकिन अगर 6400 वाला स्टॉक 3450 का बिक गया है, भले ही लॉस में बिका हो, बट कॉस्ट तो ये है, तो ये इतना बचा हुआ है। और हमें बोला गया है कि इसे हमें कॉस्ट पे वैल्यू करके बताना है। तो टोटल स्टॉक 5850, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, अगर सैलवेज है तो सैलवेज कितना है? 5800 52,250, ये निकल के आ रहा है टोटल लॉस, ठीक है। अब क्लेम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ही करके दिखा देते। क्लेम इक्वल टू टोटल लॉस आउट ऑफ टोटल स्टॉक। अब ये मत लिख दो, ये लिखना है 5850, ये टोटल स्टॉक था, इनटू पॉलिसी वैल्यू 50,000। 52,250 लॉस हुआ है आउट ऑफ 58,050, ठीक है। तो परसेंटेज इतना आ रहा है 90% इंटू 50,000। तो यहाँ पर हो रहा है कि क्लेम मिलेगा 45,004.3 है, तो हम इतना ही लिख रहे हैं अप्रॉक्स। और लॉस इतना हुआ है, क्लेम इतना मांग रहे हैं, ठीक है। क्लेम इतना मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। 45,004 रुपीज का हमें क्लेम मिल जाएगा। तो देखो जो भी मैंने आज नोट्स पॉइंट्स लिखवाए ना, सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन 6 जो है, ऐसा एक क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 6, और यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7, हाँ 6-7, बस 6 और 7 ये दो जो है, इलास्ट्रेशन 6 और 7 ये दो जो है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे आज हम लोगों ने किया। ये हम होमवर्क पे देते हैं,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लॉस ऑफ स्टॉक जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये सब क्वेश्चंस जो है एप्लीकेबल होगा, फिर लास्ट में जाके कंबाइंड क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।